हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 9th की वीडियो है जिसमें हम अपना ज्योमेट्री सेक्शन कवर कर रहे थे, जिसमें हमने एक वीडियो देख लिया था। इसमें हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में सीख रहे थे। इसमें आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। उम्मीद है आपने पहले वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मैं इसी तरीके की और वीडियोस जैसे ही अपलोड करूं आप सभी के पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हमने इसमें 4 पॉइंट कवर कर लिए थे। आज हमारा 5वां पॉइंट है स्टेटमेंट, थ्योरम्स एंड कोरोलरी। ये 3 चीज़ें हमें सीखनी हैं कि ये क्या होते हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स का मतलब ही यही है कि जो आगे हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ बार बार स्टेटमेंट, थ्योरम्स और कोरोलरी आएंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं इसे समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कथन क्या होते हैं। अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। अर्थात कोई भी वाक्य जिसे हम सत्य है या असत्य है उसे हम जज कर सकें, निर्णय ले सकें कि नहीं ये सत्य है ये असत्य है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम कथन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अर्थात एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यह एक वाक्य है, इसमें हम जज कर सकते हैं कि यह ट्रू है कि फॉल्स है। हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर हम बता सकते हैं कि हाँ सर एक त्रिभुज होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है, इसके सभी कोणों का अगर योग किया जाए तो ये 180 डिग्री ही आता है, अर्थात यह ट्रू है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हाँ सर या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। इस प्रकार के वाक्य को हम स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अर्थात एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या ऐसा होता है? एक आयत भी तो एक चतुर्भुज है, इसके सभी कोणों का योग देखते हैं क्या है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 और ये 90, अर्थात 90-90 मिलकर 360 होगा। यहाँ पर कह रहा है ये 180 है, तो हम कह सकते हैं यह फॉल्स स्टेटमेंट है। अर्थात कोई भी वाक्य को जब हम ट्रू है या फॉल्स है ये जज कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह एक स्टेटमेंट है। चलिए तीसरा उदाहरण हमने लिखा है, x + 10 इज ग्रेटर देन 15 इज अ सेंटेंस। देखिए यहाँ पर x + 10 बड़ा है 15 से, यह एक वाक्य है, बट नॉट अ स्टेटमेंट। यह कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम जज नहीं कर सकते हैं कि यह ट्रू है कि फॉल्स है। x की किस वैल्यू के लिए यह 15 सही है, हो सकता है कुछ वैल्यूज़ जब हम रखें तो यह कथन हमारा सत्य है कि असत्य है, हम इसे नहीं कह सकते हैं। जैसे ही हमने x बराबर मान लीजिए 15 रख दिया तो 15 × 10 = 25 जो है 15 से बड़ा है। अगर मान लेते हैं x बराबर 2 रख देते हैं तो 10 और 2 मिलके 12, 15 से बड़ा है, तो यह तो गलत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं कि यह ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है। अर्थात यह एक सेंटेंस तो है मगर स्टेटमेंट नहीं है। चलिए स्टेटमेंट हम लोग समझ गए क्या होते हैं। अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थ्योरम्स पर आते हैं। प्रमेय किसे कहते हैं? ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। अर्थात एक कथन जिसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता होती है उसे हम प्रमेय कहते हैं। ठीक, अभी हमने सीखा कि स्टेटमेंट क्या है, कि जिसे हम ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं। पहली बात तो हम कह पाएँ कि हाँ यह ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमें उसे सिद्ध कर सकते हैं, तो उसी को हम थ्योरम कहते हैं। अर्थात वह कथन जिसे सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है उसे हम प्रमेय कहते हैं।
जैसे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, अर्थात एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। यह कथन सत्य तो है, मगर हमें इसे सिद्ध करने की भी ज़रूरत है। दूसरा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, अर्थात एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है यह 360 अंश होता है। यह हमें पता है, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत है, अर्थात यह एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये दोनों ट्रू हैं, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत है, अर्थात यह क्या कहलाएगी, यह एक प्रमेय कहलाएगी। अर्थात जो हमने लिखा कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यह एक प्रमेय कहलाती है। एक बिंदु के पड़ता है 360 अंश का कोण बनता है, तो यह भी एक प्रमेय कहलाती है। उम्मीद है आपको कथन में और प्रमेय में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कथन क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिन्हें सत्य या असत्य हम जज कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। दूसरा हमने देखा थ्योरम्स क्या हैं? ऐसे कथन जो सत्य हों उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हम थ्योरम्स या प्रमेय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा इसमें कोरोलरी क्या होती है, उप प्रमेय क्या होती है। चलिए इसको समझते हैं। अभी तक हमने स्टेटमेंट समझ लिया है, उसके बाद थ्योरम समझ लिया, अब तीसरा है उप प्रमेय क्या है, कोरोलरी क्या है। अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन ईजिली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स कोरोलरी, अर्थात कोई भी एक कथन जिसकी सत्यता की जांच हम किसी प्रमेय से कर सकते हैं, उसे हम उस प्रमेय का उप प्रमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने एक थ्योरम लिखा है, यह एक स्टेटमेंट है। इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हमारा एक थ्योरम है जिसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज में हम किसी भुजा को अगर बाहर की तरफ बढ़ाते हैं तो इससे जो एक्सटीरियर एंगल अर्थात बाह्य कोण जो बनता है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द, अर्थात यह कोण जो है किसके बराबर है, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अर्थात इसके जो अपोजिट दो एंगल्स हैं इनके सम के बराबर होता है। यह हमारा थ्योरम है। अर्थात यहाँ से एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमारा थ्योरम था। अब इसकी सहायता से हमने एक कोरोलरी निकाला है, ये है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अर्थात किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है इज ग्रेटर देन द आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अर्थात किसी एक विपरीत कोण से बड़ा होता है। देखिए, जब कोई भी चीज़ 4 बराबर 1 प्लस 2 अर्थात कोण 4 जो है दो लोगों से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोण 4 जो है कोण 1 से भी बड़ा होगा, कोण 2 से भी बड़ा होगा। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तब बराबर हो रहे हैं। अर्थात इस प्रमेय की सहायता से हम एक उप प्रमेय कह सकते हैं कि सर यहाँ से कोण 4 जो है वो हमेशा बड़ा होगा कोण 1 से, और कोण 4 जो है हमेशा बड़ा होगा कोण 2 से, अर्थात यह 4 जो है हमेशा बड़ा है। यहाँ पर देखिए हमारे प्रमेय में हमको बताया गया कि कोण 4 जो है वो कोण 1 और कोण 2 का योग है, इतना हमें थ्योरम में बताया गया। तो हमने इसकी सहायता से सोचा गया कि इसमें और क्या कह सकते हैं, तो एक कोरोलरी निकल कर आई कि सर जब कोण 4 जो है कोण 1 और 2 का योग है, तो जाहिर सी बात है सर कोण 4 1 से भी बड़ा होगा और कोण 4 2 से भी बड़ा होगा। हम यहाँ से एक कोरोलरी कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अर्थात कोई भी विपरीत कोण से कोण 4 हमेशा सदैव बड़ा होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कोरोलरी क्या होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6th सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, अर्थात हमारे पूरे ज्योमेट्री में ये सब टर्म्स बार बार आएंगे, तो हम लोग इनको एक बार परिभाषा इनकी सीख लेते हैं जिससे हमें वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो कि ये होते क्या हैं।
चलिए सबसे पहला है पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है सर? ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, अर्थात एग्जैक्ट लोकेशन होती है। जैसे हमने ये रख दिया तो ये पॉइंट P है अगर, तो ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है, अर्थात किसी एक निश्चित स्थान को ही हम बिंदु कहते हैं। ठीक। दूसरा है लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, अर्थात A और B के बीच में जो एक सीधा रास्ता होता है उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। अर्थात हम जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है और इनके बीच की दूरी को ही हम रेखाखंड कहते हैं। इट हैज़ अ डेफिनिट लेंथ, अर्थात A से लेकर B तक देखिए इसका एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, अर्थात हमारा रेखाखंड के 2 एंड पॉइंट्स होंगे और इसकी लेंथ कैसी होगी? लंबाई इसकी निश्चित होती है। लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू AB, अर्थात इस लाइन सेगमेंट AB की जो लेंथ है वो A से लेकर B तक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, AB के ऊपर बार लगाकर। अगर कहीं भी AB के ऊपर बार लगा लिखा है और लिखा नहीं है कि ये लाइन सेगमेंट है तो हम समझ जाएंगे सर, जब भी AB के ऊपर ऐसे बार लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह एक लाइन सेगमेंट है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सर AB बार जो है, अर्थात लाइन सेगमेंट AB जो है वो लाइन सेगमेंट BA के बराबर होती है। अर्थात चाहे हम यहाँ से यहाँ नापें और चाहे यहाँ से यहाँ नापें तो लेंथ वही आएगी, अर्थात लाइन सेगमेंट AB जो है वह BA के बराबर होती है। हमने इसमें देख लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लाइन सेगमेंट के बारे में। हमने सीख लिया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसके 2 पॉइंट्स अर्थात 2 बिंदुओं को जो हम मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जो हमें मिलती है वह उसी की लेंथ को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AB है, उसके ऊपर बार लगा करके। इसका एक डेफिनेट लेंथ होता है, AB बार जो है BA बार के बराबर होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं आपके बुक में, आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा रे या किरण किसे कहते हैं सर? ए लाइन सेगमेंट AB, अर्थात ये जो AB अभी हमने लाइन सेगमेंट बनाया था उसको जब हम इंडेफिनिटली एक छोर पर अनंत की ओर बढ़ा दें, चाहे यहाँ पर मैंने B से बढ़ाया है, आप A से भी बढ़ा दें तो ये दोनों तरफ नहीं बढ़ेगा, किसी भी एक छोर को हम लें और उसको अनंत तक बढ़ा दें तब वह हमारा रे कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने A और B हमारा ये लाइन सेगमेंट था, हमने B पॉइंट को इधर की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तब यह एक रे कहलाएगी। इस रे का नाम है AB। देखिए यहाँ पर क्या अंतर है? यहाँ AB के ऊपर बार है और यहाँ AB के ऊपर एरो का निशान है, अर्थात ये बता रहा है कि हमारी रे की डायरेक्शन जो है A से लेकर B तक है, अर्थात A से B की ओर है और B से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। समझ गए होंगे कि AB बार में और AB रे में क्या अंतर है, अर्थात लाइन सेगमेंट में और रे में क्या अंतर है। लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट्स के बीच की दूरी लाइन सेगमेंट है और यहाँ 2 एंड पॉइंट्स में से किसी एक एंड पॉइंट को हम इंडेफिनिटली आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो हमें एक रे प्राप्त हो जाएगी। रे AB हैज़ 1 एंड पॉइंट, अर्थात इसका एक एंड पॉइंट होगा और कोई भी निश्चित लेंथ नहीं होगी। अब ये B कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है हमें नहीं पता है, अर्थात किसी रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए रे की डेफिनेट लेंथ होती है या नहीं, तो हम कहेंगे सर रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, अर्थात हम रे की लेंथ को नाप नहीं सकते हैं। टू ड्रॉ अ रे, अर्थात आपसे कहा जाए कि एक रे को ड्रॉ करिए तो सर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, एक रे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात एक लाइन सेगमेंट हो उससे हम रे बना सकते हैं। ठीक है, कोई बनाना नहीं है, बनाने का अर्थ होता है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको प्रदर्शित करना, अर्थात AB रे को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि रे किसे कहेंगे। हमने 3 चीज़ें सीखी, पहला है पॉइंट, दूसरा है लाइन सेगमेंट, तीसरा है रे। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, एक निश्चित बिंदु है। दूसरा है हमारा लाइन सेगमेंट क्या है, अर्थात 2
बिंदुओं के बीच की जो सीधी रेखा की दूरी होती है वही हमारी लाइन सेगमेंट कहलाती है। तीसरा है रे, जब हम दो पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को इंडेफिनेटली बढ़ा दें तो वह क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी। इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर ए बी अगर बार लिखा है तो वह लाइन सेगमेंट है, ए बी के ऊपर रे लिखा हुआ है तो वह एक रे कहलाएगी। देखिए ये एरो रहेगा तो रे है और बार है तो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की लेंथ निश्चित होती है और रे की लेंथ निश्चित नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है हमारा लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है। अ लाइन सेगमेंट ए बी, अर्थात जब भी हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया हो, हमने जब इसको एक तरफ बढ़ाया था तो रे कहला रही थी, और जब दोनों तरफ इसको हम एक्सटेंड कर देंगे तो यह एक लाइन कहलाएगी। अर्थात अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस इज कॉल्ड द लाइंस। अर्थात इन दोनों पॉइंट्स को हम खींच करके इधर और इधर बढ़ाते चले जाएं तो यह हमारी एक लाइन कहलाती है। यहाँ लाइन इक्वल्स टू ए बी के ऊपर देखिए एरो डायरेक्शन दोनों तरफ अगर बना हुआ है तो यह हमारी लाइन कहलाती है। इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, अर्थात इसकी कोई लेंथ निश्चित नहीं भाई, जब ये कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, अंत बिंदु कहाँ है, ये अनंत तक बढ़ रही है, इसके अंत बिंदु है ही नहीं। अर्थात एक लाइन की ना तो निश्चित लेंथ बता सकते हैं और ना ही उसका कोई एंड पॉइंट होता है। टू ड्रॉ ए लाइन, अगर हमसे कहा जाए एक लाइन को ड्रॉ करिए तो ड्रॉ करने का मतलब होता है उसको रिप्रेजेंट करना। केवल हम ड्रॉ नहीं, जब इसकी कोई लेंथ ही नहीं है तो हम इसको ड्रॉ क्या करेंगे। ड्रॉ का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेशन, केवल इसको हम अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, ये हमने ऐसे डायरेक्शन में बनाया दोनों तरफ और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ ऐसे कट है तो इसको हम लाइन बोलते हैं। और लाइन इक्वल्स टू यल, अर्थात जो छोटे अक्षर हैं ए बी सी डी के उनसे हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेबल करते हैं। जैसे ये लाइन हमने खींची तो इसको नाम दे दिया एल। अगर हमने एक लाइन और खींच दी और ऐसे ही पॉइंट बना हुआ है तो इसको कह देंगे यम। इसी तरीके से यल एम एन ओ पी कोई भी लाइन्स हम इसको लाइन्स का नामकरण हम इस प्रकार से कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा हाफ लाइन क्या होती है, अर्धरेखा क्या होती है। लेट ए बी एंड सी बी द गिवन पॉइंट्स ऑन लाइन एल। एक लाइन एल है हमारी, इस पर हमने तीन बिंदु मान लिए ए बी और सी को। इस प्रकार है कि ए जो है वह बी और सी के बिल्कुल बीच में पड़ता है। अगर हम बिंदु ए को हटा दें, जैसे हमने यहाँ पर बिंदु ए से तोड़ दिया है, ठीक है, तो देन ईच ऑफ द टू रिमेनिंग पार्ट्स, जब हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो जो इसका इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका नाम है यहाँ ए बी, अर्थात ये हाफ लाइन ये वाली है और हाफ लाइन दूसरी राइट हैंड साइड वाली ये है। इसको हम हाफ लाइन्स अर्थात आधी लाइन अर्धरेखा कहते हैं। देखिए हमने बी और सी के बीच में जो लाइन सेगमेंट था इसको बीचों बीच एक पॉइंट ए ले लिया तो ये आधा आधा हो ही गया। अब यहाँ से लेकर इधर की तरफ ये हाफ लाइन हो गई और इधर की तरफ ये दूसरी ए से सी हाफ लाइन हो गई, अर्थात ये ए से बी हाफ लाइन है, ये ए से सी हाफ लाइन है। उम्मीद है आप लोग अर्धरेखा का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या होता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑन लाइंस, अर्थात हमारे रेखा पर आधारित कुछ हम लोग एक्सियोम्स देखेंगे। सर पहला है अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, अर्थात एक रेखा पर, जैसे हमने एक रेखा ये खींच दी यल, इस पर हम लोग कह सकते हैं सर अनंत बिंदु होते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अर्थात इस लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। अर्थात हम ये पहला पॉइंट कह सकते हैं कि किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। दूसरा पॉइंट है थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, अर्थात एक दिए गए बिंदु से, जैसे हमें एक बिंदु P दे दिया गया है, अब यहाँ से हम बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं। अर्थात यहाँ से हमें कहा जाए तो हम इधर की तरफ खींच दें, ऐसे एक रेखा यहाँ से एक रेखा यहाँ से, अर्थात इस बिंदु से हो करके हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को खींच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वन एंड ओनली वन
लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए और बी। जैसे हमें ए और बी ये हमने आपको 2 पॉइंट दे दिए, अब इन 2 दिए गए बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, अर्थात इनको हमने जब सीध में मिलाया तो और कोई भी रेखा इनसे नहीं खींची जा सकती है। आप लोग कह सकते हैं कि 2 दिए गए बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा संभव है। यहाँ पर देख रहे हैं और कोई रेखा आप खींचेंगे तो यह थोड़ा दूर इससे जाएगी, अर्थात इन 2 बिंदुओं से होकर के नहीं जा सकती। ये 3 हमारे एक्सियोम्स हैं लाइंस के ऊपर आधारित, अर्थात रेखाओं पर हमने 3 बिंदुओं को सीखा कि एक रेखा पर जो है बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमने एक पॉइंट से अर्थात एक बिंदु से हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा 2 दिए गए बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स, अर्थात संरेखीय बिंदु क्या होते हैं। देखिए 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स अर्थात 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु आर सेड टू बी कोलिनियर, संरेखी कहलाते हैं इफ़ देयर इज़ अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल। जब यदि एक रेखा हो और वह तीनों बिंदु उसी रेखा पर हों तो हम कहेंगे कि सर यह संरेखी बिंदु हैं। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट समझ गए होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अर्थात 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु जब किसी एक रेखा पर पड़े तो हम उन्हें संरेखीय अर्थात उसी रेखा पर पड़ने वाले बिंदु कहते हैं, अर्थात कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमारी एक रेखा L है, इस पर 3 बिंदु A, B और C तीनों इसी रेखा पर पड़ते हैं तो हम कह सकते हैं सर A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। 2 लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, अर्थात 2 रेखाएं हम खींचें और उनका एक कॉमन पॉइंट निकल कर आए तब उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अर्थात अगर 2 रेखाएं हमने खींची है और उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन तभी कहलाएंगी जब उन दोनों रेखाओं का एक कॉमन पॉइंट हो। जैसे यहाँ पर हमने एक रेखा L है, एक रेखा M खींची है, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट P है। इस कॉमन पॉइंट P को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अर्थात प्रतिच्छेदन का बिंदु कहते हैं। उम्मीद है आप लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग रेखाएं समझ गए होंगे कि ये काटने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं। भाई जब काटेंगी 2 रेखाएं तभी तो उनमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो वह इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी, कोई दूसरी लाइन होंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्करेंट लाइंस। ये क्या होती हैं देखते हैं। 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट, अर्थात 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं जब एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी 1, 2, 3, 4 अर्थात L, M, N, O रेखाएं देखिए एक बिंदु पर मिल रही है, मान लेते हैं इसको P नाम दे देते हैं, तो इन सभी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉन्करेंट लाइंस, अर्थात L, M, N, O आर कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस समझ गए क्या होते हैं, अर्थात ऐसी रेखाएं, भाई 2 रेखाएं होंगी जब एक पॉइंट पर मिलेंगी तो वो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं जब एक बिंदु पर काटती हैं या एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे हम उस बिंदु से हम क्या कहेंगे कि दीज आर कॉन्करेंट लाइंस। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लेन क्या होता है, तल क्या होता है। तल की बात करें, एक ऐसा सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, अर्थात रेखा का प्रत्येक पॉइंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, किसी भी 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाएं तो वह उसी पर लाई करना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। जैसे
हमारा यह वाइट बोर्ड है, तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, दो ए और बी हमने यहाँ पर ले लिया, तो जब भी हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो यह इसी सरफेस पर पड़ रहा है, तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पर जैसे सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, अर्थात एक चिकनी दीवार ले लीजिए, उस पर दो बिंदु ले लीजिए, उन दोनों को मिलाएंगे तो उसके प्रत्येक पॉइंट क्या हैं उसी लाइन पर पड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि वह क्या है? एक प्लेन है। दूसरा उदाहरण सरफेस ऑफ टॉप ऑफ ए टेबल, जैसे हमारे घर पर एक मेज होती है, तो उस पर अगर हम दो बिंदु ले लें और उनको मिलाएं तो उस लाइन पर प्रत्येक बिंदु कहाँ पड़ता है? उसी सरफेस पर पड़ता है, तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे, अर्थात तल कहेंगे। तो तल का मतलब हम लोग समझ गए हैं कि एक ऐसा सरफेस जिस पर अगर हम कोई दो पॉइंट्स ले लें या कोई लाइन खींचें तो उस पर सारे बिंदु उसी लाइन पर पड़ने चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? सरफेस को हम प्लेन कहेंगे। उम्मीद है आपको ये दो पॉइंट्स भी क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। टू लाइंस L एंड M, यहाँ पर हम दो रेखाएं अगर L और M मानकर चलें इन अ प्लेन, किसी दिए गए प्लेन में, आर सेड टू बी पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के समांतर कब कहलाएंगी? जब दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, अर्थात इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड वी राइट, और हम इसे कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंट कहते हैं यल, और दो पैरेलल लाइन खींचेंगे यम, इसका मतलब है अर्थात यल पैरेलल टू यम। देखिए हमें आगे मैथ्स में सारे नोटेशंस मिलेंगे रे का लिए, वहाँ लिखा नहीं रहेगा कि लाइन सेगमेंट है, वहाँ पर केवल ए बी लिख कर बार लगा देगा, हमें समझना होगा कि लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से यल पैरेलल टू यम लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह रेखा यल यम के समांतर है। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अर्थात इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में चाहे जहाँ भी यहाँ पर हम दो बिंदु ले लें तो इनके बीच की दूरी जो होती है वह हमेशा समान होती है, अर्थात दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक कांस्टेंट रहती है, कभी बदलती नहीं है, अर्थात वह समांतर होती हैं। ठीक, अगर हमसे कहा जाए कि दो रेखाएं हमें दी गई हैं और उनके बीच की दूरी हमेशा समान है, तो हम कह सकते हैं कि वह दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर होती हैं। जैसे अभी प्रमेय में हमने सीखा था कि हमारा प्रमेय क्या कहता है कि दो रेखाएं हैं, अगर उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो वह कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। ये तो प्रमेय हो गया। अब हम इसी की सहायता से एक कोरोलरी बोल सकते हैं कि सर जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो है वह हमेशा सेम रहे, बदले ना, तो हम उन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? सर यह दोनों रेखाएं समांतर हैं। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो ज्योमेट्री में हमारे आगे बार बार आएंगे तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि रे क्या है, कॉन्करेंट लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इस पे हमें अब कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए आगे देखते हैं। सातवां पॉइंट है हमारा सम रिजल्ट्स ऑन लाइंस, अर्थात रेखाओं पर आधारित कुछ हम लोग रिजल्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो हम इन्हें भी समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। चलिए पहला पॉइंट है टू डिस्टिंक्ट लाइंस, अर्थात दो अलग अलग रेखाएं हों, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, इनमें से कोई केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो दो विभिन्न रेखाओं में कॉमन हो सकता है और कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता। कहना क्या चाह रहा है कि सर एक यूनिक लाइन ये है और एक यूनिक लाइन ये है, अर्थात दो यूनिक लाइंस के बीच में केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन है, अर्थात यह दोनों लाइंस जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तभी उनमें एक कॉमन पॉइंट होगा। ये कहना यही चाह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस, अर्थात दो अलग अलग रेखाओं में केवल एक ही पॉइंट कॉमन है, और वह कब कॉमन होगा? जब वह दोनों रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा पॉइंट है इफ़ P इज़ अ गिवन पॉइंट आउटसाइड अ गिवन लाइन L, यदि हमें एक P बिंदु दिया गया है
एक लाइन दी गई है, उसके बाहर हमें एक बिंदु P दिया गया है, ठीक है। देन वन एंड ओनली वन लाइन, अर्थात ये देखिए ये हमें एक लाइन दी गई थी, इसके बाहर एक बिंदु P दिया गया है, ठीक। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू P, अर्थात इस बिंदु P से होकर के केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, और जो पैरेलल हो यल के, अर्थात जो यल के समांतर हो, इस बिंदु P से केवल एक ही रेखा ऐसी खींची जा सकती है जो इसके समांतर हो। उम्मीद है सेकंड पॉइंट भी समझ गए होंगे कि जैसे हमें कोई रेखा दी गई है, मान लेते हैं ये रेखा यल है, इसके बाहर हमें कोई पॉइंट P दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि पॉइंट P से, अर्थात इस बिंदु से इस रेखा के समांतर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस पॉइंट P से तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, मगर यह रेखा इसके समांतर नहीं होगी, अर्थात बिंदु P से केवल और केवल एक ही रेखा दी गई रेखा के समांतर खींची जा सकती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। कहना क्या चाह रहा है कि अर्थात इस रेखा से बाहर अगर कोई भी जगह एक पॉइंट P दिया गया है तो उस पर केवल उस रेखा के समांतर एक ही रेखा संभव है, दूसरी कोई रेखा उस पर नहीं खींच सकते जो उसके समांतर हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, अर्थात कोई भी रेखा हमें एक रेखा के पैरेलल दी गई है तो हम कह सकते हैं कि वह दी गई तीसरी रेखा के भी समांतर है। जैसे 3 लाइन्स यल, यम और यन, 3 रेखाएं हैं हमारे पास, यल, यम और यन, ये हमारे पास 3 रेखाएं हैं सर, तीनों कैसी हैं? पैरेलल हैं। इस प्रकार हैं कि यल जो है यन के समांतर है, अर्थात यल जो है यन के पैरेलल है, एंड यम जो है यन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि यल जो है यन के यम के भी समांतर होगी। जैसे हमने यूक्लिड के पहली वाली एक्सियोम में क्या देखा था कि यदि a बराबर b है और b बराबर c है तो हम कह सकते हैं कि a c के बराबर है। वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि यल पैरेलल टू यन है, यम पैरेलल टू यन है, तो हम कह सकते हैं कि यल जो है यन के समांतर होती है, हमें दिख भी रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इफ़ लाइन्स ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू लाइन यल, अर्थात एक रेखा यल है और ये आपको रेखाएं कह रहा है ए बी, तो ए बी रेखा, ए सी रेखा, ए डी रेखा, ए ई रेखा, इसके पैरेलल तभी संभव है जब यह पांचों पॉइंट क्या हों? कोलिनियर हों, अर्थात संरेखी हों, तभी हम कहेंगे कि यह लाइन जो है इसके पैरेलल है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कोई भी रेखा आपको दी गई है ए बी ए सी ए डी ए ई, अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट कॉमन है, तभी ये इसके पैरेलल हो सकते हैं जब यह पॉइंट्स कैसे हो? एक ही लाइन पर हो। अगर ये पॉइंट्स आगे पीछे होते तो हम नहीं कह सकते थे कि यह लाइन इसके पैरेलल है। जैसे यहाँ पर अगर हम ले लें बी पॉइंट को, यहाँ ले लेते और यहाँ से ऐसे लाइन खींचे तो क्या यह इसके पैरेलल है? नहीं है, अर्थात इसको पैरेलल होने के लिए एक लाइन में अर्थात कोलिनियर होना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये सारे थ्योरी सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज पर आधारित प्रश्न करेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।